नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th चैप्टर 1 ठीक है, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ये आप लोगों का हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, ठीक है। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न या तो फिर वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न बन सकते थे, मैंने उन सभी प्रश्नों को बनाया है और आप लोगों को बारी बारी से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए डिटेल में भी वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग देखोगे। और मेरा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग को यदि मेरा फेसबुक अकाउंट चाहिए तो यह है क्लासमेट अड्डा के नाम से, जहां पर आप लोग जा करके मुझे फॉलो कर सकते हो। यह है जैक बोर्ड वाला मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है, जिसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। यदि आप लोगों को चाहिए कि नोट्स, जैसे कि मैं अभी जिसके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो उसका यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो जैक बोर्ड वाला नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन करोगे, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यदि आप लोग चाहते हो कि मेरे साथ लाइव फेस टू फेस बात करने के लिए, तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है उस पर आप लोग फॉलो करोगे, ठीक है, जहाँ पर आप लोग मेरे साथ लाइव बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब यदि हम लोग स्टार्ट करें अध्याय को, तो इसमें हम लोगों का पहला प्रश्न पर यदि बात करें तो पहला प्रश्न हम लोगों को पूछा जा रहा है कि हड़प्पा में मिले मुहर किसके बने थे। तो हड़प्पा में मिले मुहर का यदि बात करें तो ये सैल खड़ी के बने हुए थे, ठीक है। अगला यदि प्रश्न पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा में मिले मुहर पर किसका चित्र था। तो हड़प्पा में मिले जो मुहर था उस पर जो है विभिन्न प्रकार के जानवर जो थे या विभिन्न जानवरों के चित्र उस पर बने हुए थे, ठीक है। अगला यदि हम लोग क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में यदि लोगों के बारे में बात करें तो वे लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आए तो आगे हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को यदि बात करें तो इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि 5 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सबसे पहला खोजा गया था। यदि सबसे पहले खोजा गया यदि शहर के बारे में बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो शहर था हड़प्पा, ठीक है। लेकिन यदि सबसे महत्वपूर्ण शहर के बारे में यदि पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण शहर उस टाइम आप लोगों का हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो था वो सबसे प्रसिद्ध स्थान था उस समय का। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 6 पर, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कितना किया गया है। तो यदि हम लोग हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण के बारे में बात करें, मतलब हड़प्पा सभ्यता किस टाइम थी, तो यदि एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, ठीक है। बीच स्पेलिंग कुछ इस प्रकार होगा, खैर तो बीच माना जाता है, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 7 पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में पनपी। तो यदि हम लोग विकसित हड़प्पा सभ्यता का यदि बात करें तो जहां आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी वहां पर पनपी थी। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को डिटेल में जब बता रहा था तो उसी टाइम मैं आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की यदि बात किया जाए तो ये मान लेते हैं विकसित हड़प्पा सभ्यता है। इसके बाद वाला समय में भी क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता थी, और इसके पहले भी हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। तो जो पहले हड़प्पा सभ्यता थी उसको कहा गया आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, और जो बाद वाला था उसको कहा गया था परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 8 पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि प्राचीन जले अनाज के दानों का अध्ययन कौन करते हैं। तो यदि हम लोग बात करें प्राचीन जले अनाज के दानों का अध्ययन, तो पूरा वनस्पतिज्ञ जो होते हैं, पूरा वनस्पतिज्ञ इसका अध्ययन किया करते हैं, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 पर, तो प्रश्न संख्या 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है हड़प्पा स्थलों से अनाज के कौन कौन सा दाना मिला है। तो हड़प्पा स्थलों पर यदि दानों का बात करें, अनाज के दानों का, तो गेहूं मिला है, जौ मिला है, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ठीक है। कहीं कहीं चावल के साक्ष्य भी मिले हैं और कहीं कहीं बाजरा का भी मिला है, लेकिन चावल और बाजरा जो है बाकी की तुलना में कम पाए गए हैं, ठीक है, इसको याद रखोगे। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 10 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा स्थलों से कौन कौन सा पालतू जानवर का अवशेष मिला है। तो हड़प्पा स्थलों से यदि बात करें तो भेड़, बकरी, भैंस और घड़ियाल, इन सभी पालतू जानवर का अवशेष मिला है,
ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें इसमें, तो यहाँ पर आप लोग घड़ियाल को बोलोगे जंगली जानवर में, ठीक है। यहाँ पर घड़ियाल को ऐड करना गलत रहेगा, क्योंकि ये घड़ियाल जो है वो पालतू नहीं थे। तो भैंस, बकरी और भेड़ ये सब आप लोग बोल सकते हो। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 11 पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि हड़प्पा स्थलों से कौन कौन सा जंगली जानवरों का अवशेष मिला है। तो जंगली जानवरों का जब पूछा जाए तो वरहा जो कि जंगली सुअर होता है, उसके बाद हिरन और घड़ियाल, ये तीनों जो है जंगली जानवरों का अवशेष मिला है, ठीक है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो पक्षी, हिरन, इन सभी का भी अवशेष मिला है, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि हो सकता है कि वे लोग इन सभी जानवरों का शिकार करते थे, या हो सकता है कि वो सब ऐसे ही रहे होंगे, ठीक है। आगे यदि बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा वासी खेतों की जुताई के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा वासी जो है खेतों की जुताई के लिए जो है बैलों का प्रयोग करते थे। अब बैलों का प्रयोग करते थे, इसके बारे में हम लोगों को कहीं लिखित साक्ष्य तो नहीं है, परंतु यदि हम लोग देखें तो उसके लिए बनाया गया है, मतलब जो हल वगैरह मिला है, या तो फिर बहुत ज़्यादा जगह पर जो खिलौना वगैरह मिला है, तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि वे लोग बैलों का उपयोग करते थे, मतलब बैलों का खिलौना वगैरह मिला है, ठीक है ना। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 13 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का हल का प्रतिरूप कहाँ मिला है। तो मिट्टी के यदि यहाँ पर सभ्यता स्पेलिंग कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है, सभ्यता। देखिए अब यदि यहाँ पर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का हल का प्रतिरूप कहाँ मिला है, तो ये चोलिस्तान और बनावली, ये दो जगह है जहाँ से जो है मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है, ठीक है। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य यदि बात करें तो कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। ये आप लोगों का 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि खेत में हल रेखाएं एक दूसरे को किस आकृति या संरचना में काटते हैं। यदि हड़प्पा में जो मिला है, मतलब किस प्रकार से वे लोग जो है खेतों को जुताई करते थे, इसके लिए वे लोग जो है हमेशा समकोण पर काटते थे। मतलब जब खेतों की जुताई करते थे, जैसे कि इधर एक बार हल चलाना हो गया, दूसरा इधर हल चलाना हो गया, तीसरा इधर हो गया, चौथा इधर हो गया, उसके बाद फिर क्या करते थे वे लोग, इस प्रकार से भी इसको जुताई करते थे। पर ऐसा करने से क्या होता था, इतिहासकारों ने इसका अनुमान लगाया कि हो सकता है कि ये इधर जो है, यदि देखा जाए जैसे कि इस भाग में यदि वे जुताई करते थे तो उसके बाद फिर इधर भी करते थे, तो इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि वे लोग एक साथ 2 फसलों को उगाते थे, और एक साथ 2 फसलों को उगाने के कारण जो है इस प्रकार का जुताई किया करते थे, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 16 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा वासी एक साथ कितने फसलों को उगाते थे। तो हड़प्पा वासी जो है एक साथ 2 फसलों को उगाते थे, ठीक है, मतलब 2 प्रकार के फसलों को एक ही साथ वे लोग उगाते थे। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 17 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के किस स्थलों से नहरों का अवशेष मिला है। तो हड़प्पा के किस स्थलों से जो है नहरों का अवशेष मिला है, तो अफगानिस्तान, सोतुरघाई। अफगानिस्तान के सोतुरघाई नामक यदि स्थान पर देखें तो वहाँ पर जो है नहरों का अवशेष मिला है, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 18 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि धौलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो धौलावीरा में मिले जो जलाशय का प्रयोग है वो कृषि के लिए किया जाता था, मतलब उस जलाशय का उपयोग जो है वे लोग कृषि कार्य के लिए किया करते थे, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 19 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा में मिले रसोई का पत्थर का श्रमिकों ने क्या नाम दिया। मतलब जब खुदाई के दौरान जो रसोई का जो पत्थर मिला था, मतलब रसोई घर में जिस पत्थर का उपयोग किया जाता था, तो श्रमिकों ने उसका नाम दिया था सालन पत्थर, ठीक है, सालन पत्थर उसका नाम दिया था। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 20 पर, इसमें पूछा जा रहा है कि फर्दर एक्सक्वेशन एट मोहनजोदड़ो नामक रचना किसका है। तो फर्दर एक्सक्वेशंस एट मोहनजोदड़ो नामक यदि रचना का बात किया जाए तो ये अर्नेस्ट मैके का है, ठीक है। अर्नेस्ट मैके द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया था, और लिखा गया था 1937 ईस्वी को, ठीक है, 1937 ईस्वी को लिखा गया था। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 21 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की बस्ती कितने भागों में बटा था। तो मोहनजोदड़ो के यदि बस्तियों के बारे में बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। अगला यदि हम लोग क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल
कौन सा था? तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को भी पहले भी बताया, जो मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुरा स्थल था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 23, इसमें पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की दोनों बस्ती का नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो जो था उसका 2 बस्ती था। ठीक है, और दोनों बस्ती का नाम जो है इतिहासकारों ने दिया था, ऐसा नहीं है कि पहले से नाम था। इतिहासकारों ने इसका नाम दिया था दुर्ग, जो कि ऊंचाई पर बना था, और निचला शहर जो कि बिल्कुल नदी के किनारे तरफ बना हुआ था, और जो कि उसकी तुलना में मतलब दुर्ग की तुलना में नीचे बना हुआ था। ठीक है, यदि बात करें प्रश्न संख्या 24 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातात्विक का जन्म किसे माना जाता है? ठीक है, या तो फिर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान पूरी तरह किले बंद थी? यहाँ लिखे नहीं, यहाँ पर किले बंद हो जाएगा। ठीक है, किले बंद थी, तो कौन सा स्थान पूरी तरीके से किले बंद थी, मतलब चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था? तो वो था धोलावीरा और लोथल। मतलब धोलावीरा और लोथल ये 2 ऐसे जगह थे जो पूरी तरीके से किलेबंद थी। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 26 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर का भवन किसके लिए था? तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर का यदि भवन के बारे में बात करें तो ये लोगों के लिए था, मतलब आम लोगों के लिए बना हुआ था वो वाला। प्रश्न संख्या यदि 27 पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 700 थी। देखिए, पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि 700 से बहुत ज़्यादा रही होगी उस टाइम, परंतु खुदाई के दौरान 700 मिली, और उन लोगों ने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि रेत के कारण या गाद के कारण जो है वो कुएं जो है भर गए होंगे पहले ही, और इसी के कारण हम लोगों को उसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन फिर भी खुदाई के दौरान लगभग 700 कुआं मिला है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 28 पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नामक रचना किसकी है? तो अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नामक जो पुस्तक है ये अर्नेस्ट मेके के द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा गया था? तो 1948 ईस्वी को, मतलब 1948 ईस्वी को लिखा गया था। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 29 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में मिले विशाल जलाशय के किनारे किनारे स्नानघर बनाए गए थे, या किनारे किनारे कितने स्नानघर बनाए गए थे? तो कुल मिलाकर के 8 स्नानघर बनाया गया था। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें, इसमें हम लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में मिले विशाल स्नानागार के ईंटों को जमाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो जो ईंटें थे उसको जमाने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिप्सम के गारे का, इसको याद रखोगे आप लोग। आप लोगों को यदि नोट्स चाहिए ना, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जो है क्लासमेट अड्डा के नाम से, जैक बोर्ड वाला के नाम से, तो उसको आप लोग जाकर के तुरंत फॉलो करोगे, वहाँ पर आप लोगों को सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये वैसे मैं नीचे जो है आप लोगों को पूरा डिटेल में लिंक दे दूंगा, आप लोग क्लिक करोगे सीधे वहाँ तक पहुँच जाओगे, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वहाँ से आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा, और उसके बाद फिर जाकर के यदि आप लोग मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हो कि तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे यदि बात करते हैं प्रश्न पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का उपयोग किसके लिए होता था? तो मोहनजोदड़ो के यदि विशाल स्नानघर का यदि बात करें तो अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। ठीक है, अनुष्ठानिक स्नान के लिए, या तो फिर यहाँ पर अनुष्ठानिक होगा। ठीक है, स्पेलिंग कुछ इस प्रकार होगा, अनुष्ठानिक। ठीक है, तो अनुष्ठानिक स्नान के लिए जो है किया जाता था। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 32 पर, तो देखिए प्रश्न संख्या 32 से लेकर के अभी बहुत लंबा है हमारे पास, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर कुल मिलाकर के आप लोगों को 58 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको मैं सेकंड वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जैसे जैसे मेरे मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा, मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, और आप लोगों का हेल्प करता रहूँगा। तो आप लोग बस अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।